हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद संजय। आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा हमारा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है 802, जो कि हम क्लास 12 में लर्न कर रहे हैं। इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर अलोंग विद द सॉल्यूशंस हम पूरा देखेंगे एक ही वन शॉट सेशन में, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा कमिंग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में एंड टू स्कोर हाई और एज मच एज यू कैन। नाउ क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स का अलॉटेड है। मैक्सिमम 60 नंबर का ये थ्योरी पेपर होता है, रेस्ट 40 मार्क्स प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो इंटरनल और यू कैन से एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके टीचर के ऊपर में। सिलेबस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एज यू ऑल नो। पहला तो ये कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दैट इज पार्ट ए। ये टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपके एग्जाम में। इसमें 5 यूनिट्स को आप लर्न करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। आसान इन द सेंस कि आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें गलतियों की संभावनाएं बहुत कम होती है। और आपसे ये उम्मीद भी होती है कि इस पूरे 10 मार्क्स को तो आपको लेना ही लेना है। अगर आप इसमें थोड़ी भी एफर्ट करते हैं तो ये आराम से आपके 10 मार्क्स पक्के होते हैं। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। दूसरा जो पार्ट बी है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है, जिसमें मेनली आप डेटाबेस कॉन्सेप्ट, या जिसको आप डीबीएमएस बोल सकते हो, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट है ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बहुत छोटा सा यूनिट है। देन फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो मेजर आपका क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो डीबीएमएस और जावा प्रोग्रामिंग से बनता है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। देन फोर्थ जो है अगेन एक स्मॉल चैप्टर है या यूनिट है, दैट इज वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको बताने का मतलब ये कि इसमें जो 10 मार्क्स आपके ऑपरेटिंग वेब बेस्ड के और 3 मार्क्स जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग के, ये आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो मतलब टोटल अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो 60 मार्क्स का है, जिसमें कि ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं ये 50 मार्क्स का है, तो इसमें 10 प्लस 3 13 प्लस ये जो 10 मार्क्स आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, 23 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए। उसका रीज़न यही है क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप बिना एफर्ट के अपनी कॉमन सेंस को यूज करते, बिकॉज सिंस यू आर लर्निंग दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिस कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड और यू कैन से क्लास 1, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम फोकस करते हैं इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस पे और उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करिए। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है या जो आने वाला क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ए एंड बी। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड है, जबकि सेक्शन बी जो है ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। नाउ जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं टोटल 18 आपको दिए होंगे, जिसमें से 11 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 6 क्वेश्चन होंगे, वो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन उन 6 क्वेश्चन में फर्दर आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि चॉइसेस आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अब ये तो पूरी कहानी हो गई, समरी हो गई पैटर्न की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, और कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन की, जो कि है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखो 24 मार्क्स जो होते हैं ना, वो तकरीबन जो हैं आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आपने अगर ये सब्जेक्ट लिया है IT 802, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके परसेंटेज बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इसकी प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर आपने साल भर थोड़ी भी माई एसक्यूएल और जावा की स्टडी की है। 11th में भी आप इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। सो ये बोलता है कि अ डैश, यहाँ पे बोल रहा है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, बनाते हैं,
तो उस समय ध्यान रखिए कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो केयरफुली आप लर्न करिए। नाउ पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि अ डैश इज द टाइप ऑफ सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो कौन किस टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी में क्या है, जैसे अगर आप बोलते हैं ओ माई गॉड, राइट, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपका दे दिया, तो ये काफ़ी इमोशंस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन देखो दो होते हैं, एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। नाउ इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल मोटिवेशन हो गया, सीधी सी बात है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब क्या है, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, नो, तो ये ऑप्शन नहीं है। इट लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग, ये भी गलत है। इट फोकसेस ऑन द आउटकम और रिवार्ड्स। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन किससे मिलती है, जब आपको कोई रिवार्ड मिलता है, जब कोई अवार्ड मिलता है किसी भी तरह से, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है इट स्टेम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन और इंजॉयमेंट ऑफ एन एक्टिविटी, तो ये भी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, रवि ऑफन फील सुपीरियर टू अदर्स, exaggerates his achievements and constantly seeks admiration. He gets upset when people do not give him special treatment। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि रवि जो है एक पर्सनैलिटी है जो कि अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझता है या ऐसा वो फील करता है, अपनी अचीवमेंट्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, और वो डिसअपॉइंट या अपसेट हो जाता है जब उसको लोग ध्यान नहीं देते या स्पेशली उसको ट्रीट नहीं करते। तो 21 तरह के डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो नैरिसिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन डिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जहाँ पे कोई भी पर्सन या पर्सनालिटी अपने आप को सुपीरियर बताती है तो वो होता है नैर्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है डैश रीअरेंजेस द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट शुड बी अ टिपिकल अप्रोच ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डूइंग ए बिजनेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? इग्नोरिंग द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, कमिंग अप विथ एन इनोवेटिव सॉल्यूशन, एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम्स या वेटिंग फॉर समवन। तो ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें एक होता है कि दे आर इनोवेटिव, क्रिएटिव, राइट, दे हैव पेशेंस, ये सारी इनकी क्वालिटीज़ हैं। बेस्ड ऑन दिस वो किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर तो नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंज। तो एंड द सेकेंड इज सेइंग कमिंग अप विथ एन इनोवेटिव सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम एज अनसॉल्वेबल, तो ये हो ही नहीं सकता। वेटिंग फॉर समवन एल्स टू सॉल्व इट, तो ये वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, राइट। करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया बी। तो ये कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नाउ आरती रिप्लेस्ड हर ओल्ड स्मार्टफोन विद अ न्यू वन, व्हाट शुड शी डू विद द ओल्ड फोन। अब आरती ने नया स्मार्टफोन ले लिया तो पुराने फोन को वो क्या करेगी? थ्रो इट अवे, सेल इट फॉर रिसाइकलिंग, बर्न इट टू गेट रिड ऑफ इट, या कीप इट अनयूज्ड। नाउ अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमको हमारी ग्रीन स्किल का आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको हमको क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है। तो ऑब्वियसली आप उसको फेंकोगे तो पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अच्छा बर्न आप करेंगे तो भी उसमें पॉल्यूशन जनरेट होता है, कीप इट अनयूज्ड इन ड्रॉर तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। तो आप इसको रिसाइकल या एक्सचेंज करने के लिए सेल करोगे, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये हुए हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस के एमसीक्यूज, राइट, या क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एमसीक्यूज। तो ये आपका पहला सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 जो है यहाँ पे बोलता है कि एनी 5 आउट ऑफ गिवन 7, मतलब सेक्शन ए में 6
क्वेश्चंस हैं, फर्दर उसमें सब डिविजन्स हैं क्वेश्चंस के, उसमें आपको चॉइसेस मिलती है, तो आपको ये काफ़ी ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन बोलता है, ये जावा पे बेस्ड है, कि रोहित रोट इंट x इक्वल टू 5 देन x प्लस इक्वल टू 3, तो आउटपुट क्या आएगा, x का नया वैल्यू क्या होगा। सीधी सी बात, देखिए हमने लिखा यहाँ पे इंट x इक्वल टू हाउ मच 5। अब इसके बाद में आपने जब इसको प्रिंट किया x प्लस इक्वल टू 3, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की प्रीवियस वैल्यू 5 है और उसमें आपने 3 को ऐड किया तो इट बिकम्स व्हाट, योर 8। सो इट मीन्स यू कैन से द आंसर इज 8, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, स्लैश इक्वल टू होता है और मल्टीप्लाई इक्वल टू भी आप ले सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगला क्वेश्चन बोलता है, नेम एनी 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप सपोर्टेड बाय जावा। देखो जावा में दो टाइप्स ऑफ दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक है आपका प्रिमिटिव, ठीक है, जिसको ये पूछ रहा है, और दूसरा कई बार हो सकता है इसका अपोजिट भी पूछ दे, दैट इज नॉन प्रिमिटिव। तो जब आप प्रिमिटिव की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये इंट हो सकता है, ये फ्लोट हो सकता है, ये आपका डबल हो सकता है और ये कैर, ये सब प्रिमिटिव होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में दो को याद रखना, एक है आपका स्ट्रिंग और एक होता है आपका एरे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें आप इंट, फ्लोट, कैर में से कोई भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज दिस क्वेरी रिटर्न। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार। तो देखो ये एग्रीगेट फंक्शन आ गया, फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज लगा है, तो डिपार्टमेंट वाइज ये आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को काउंट करके बताएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय टेबल है, राइट। तो देखो लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज आपने ग्रुपिंग किया है। काउंट ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, काउंट स्टार का मतलब उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच कांस्टेंट इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो नल वैल्यू कौन इंश्योर नहीं करता है कि नहीं हो सकता किसी कॉलम में, यूनिक में हो सकता है, प्राइमरी की इज देयर, जहां पे कि ये कंफर्म है कि अगर आपने किसी कॉलम में प्राइमरी की अप्लाई किया तो नॉट नल, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। दूसरा बोलता है नॉट नल, तो नॉट नल कॉन्स्टेंट तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली डिजाइन ही किया गया है कि ये इंश्योर करने के लिए उस कॉलम में नल वैल्यू आप नहीं डाल सकते, और फॉरेन की में भी नल वैल्यू हो सकती है। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, इसका करेक्ट आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो याद रखना नॉट नल स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो आप नॉट नल को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे प्राइमरी की भी इसका सही ही होगा, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन अल्टरनेटिव पेमेंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, नेट बैंकिंग कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, वायर ट्रांसफर भी आप कर सकते हो, चेक पेमेंट अलाउड नहीं है। करेक्ट आंसर डी मिल गया। अब ये जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग वेब से है, यूनिट से, तो आप समझ रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपका रोज का एक्सपीरियंस है, तो इसको अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप आंसर इसका दे सकते हो यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने इस कॉमन सेंस को यूज करके बना सकते हो। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट विच फीचर इज सिमिलर टू अ फिजिकल शॉपिंग बास्केट यूज्ड इन ए स्टोर। फिजिकल शॉपिंग बास्केट के जैसे किसी शॉपिंग साइट में कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हैं। यूजर अकाउंट नहीं, लॉगिन पेज नहीं, शॉपिंग कार्ट यस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं। करेक्ट आंसर मिल गया शॉपिंग कार्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच कीवर्ड्स आर यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शंस इन जावा। विच कीवर्ड आर यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शंस इन जावा। थ्रो कैच, try catch, exception catch or final catch. So we all know that in Java or any other programming language, whenever you try to handle exceptions, we use this try catch. So let's move to the next question now. Question number 3 पे आते हैं। Answer any 6 out of the given 7 questions. What does NIC stands for?
अब देखो यहाँ पर ना ये एज पर योर सिलेबस अगर मैं बात करूँ, चूंकि आपने कंप्यूटर नेटवर्क नहीं दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्या आएगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, और सी का मतलब क्या हो गया आपका सेंटर। सो द करेक्ट आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोलता है कि यहां पर देखो एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मतलब आउटपुट दिखाओ। माई स्ट्रिंग आपका ये स्ट्रिंग हो गया जिसमें हेलो वर्ल्ड है। कैर एट 6, तो कैरेट एक स्ट्रिंग फंक्शन है, इसका पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर एट 6 नंबर पोजीशन। तो ये स्ट्रिंग एक काइंड ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जब आप स्ट्रिंग देखते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से कैरेक्टर वाइज। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 में आपको क्या मिल रहा है? W मिल रहा है, राइट। सो हेलो देन 5, 6 पोजीशन में या इंडेक्स नंबर 6 में क्या कैरेक्टर मिला आपको? W। आंसर आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल में W, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है आपकी स्क्रीन में आपको एक टेबल दिख रहा है, कंसीडर द टेबल एम्प्लॉय। अब आपको बोलता है कि राइट क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी। तो जब भी डिस्प्ले करने की बात आ रही है आप क्या यूज करते हो? सेलेक्ट। उसके बाद में आप लेते हो नेम, कॉमा लगा के आप अगली फील्ड देते हो सैलरी, राइट। तो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी एंड द नेम ऑफ माय टेबल इज फ्रॉम, हम यहाँ पे लेंगे क्या? एम्प्लॉइज। क्या लेंगे? टेबल का नाम एम्प्लॉइज। एंड इसके बाद में बोलता है कि केवल उन्हीं नेम और सैलरी या उन्हीं एम्प्लॉइज को दिखाओ जिनका जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है। तो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आप लोगे वेयर डिपार्टमेंट फील्ड का नाम है DEPT इक्वल टू इन्वर्टेड में, चूंकि ये स्ट्रिंग है सो वी विल राइट IT लाइक दिस, देन पुट दिस सेमीकोलन। सो दिस इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी और राइट दिस क्वेरी। तो इसको थोड़ा देखिए, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाया। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है अलग से, जिसमें मैंने इसका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अपनी स्क्रीन में देख भी पा रहे होगे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT। ये जो सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरी वेबसाइट cbsesolutions.in पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उन सबकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। यहां पर ये बोलता है हाउ कैन यूजर इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ देयर पासवर्ड व्हेन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर को सेफ करने की, सॉरी, पासवर्ड को सेफ करने की या स्ट्रांग बनाने की ये बात कर रहा है। तो बोलता है आप जब पासवर्ड बनाओ तो उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बर्थ डेट को यूज करो, जो कि आप जानते हैं आप नहीं करोगे। यूजिंग अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, जो कि बिल्कुल आप करेंगे। राइटिंग द पासवर्ड ऑन पेपर, बिल्कुल भी आप नहीं लिख सकते। शेयरिंग द पासवर्ड विद द फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली आप इसे भी नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी, mix of letters, numbers and symbols. You will try always to make your password more and more stronger. This is the correct answer. और again it's all your experience, right? यहाँ पे कुछ सीखने की आपको जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन SQL पे बेस्ड है। इट इज सेइंग कि आपके पास देखिए दो टेबल हैं, एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक आपका स्टूडेंट टेबल है। तो आपको बोलता है कि इसमें आपको प्राइमरी की और फॉरेन की आइडेंटिफाई करनी है। तो दो टेबल डिपार्टमेंट है और स्टूडेंट है। तो आप स्टूडेंट टेबल को देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, यहाँ पर नेम है, और डिपार्टमेंट की आईडी रेफरेंस ली गई है कहाँ से? आपके इस डिपार्टमेंट टेबल से। तो इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट टेबल है ये हमारा मेन टेबल है, या इसको हम प्राइमरी टेबल भी बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट आईडी है विथ डिपार्टमेंट नेम है और इसका रेफरेंस यहाँ आया, मतलब ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर क्या हो गई? प्राइमरी की। तो आइडेंटिफाई जब प्राइमरी की बोल रहे हैं तो आप इसका आंसर क्या करेंगे कि प्राइमरी की कौन है आपका? तो यू कैन सिंपली से DEPT ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, दिस इज प्राइमरी की, ऑल राइट। और अगर आप इसके बात करें फॉरेन की, सो फॉरेन की का मतलब इसका आंसर अब सिंपली आप देख सकते हैं कि DEPT ऑफ, यू कैन से विच टेबल, सो यू कैन सिंपली से student table. This is how you can answer it.
अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल ये आएगा और ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है विच प्राइसिंग बेनिफिट्स डू कंज्यूमर विच प्राइसिंग बेनिफिट्स डू कंज्यूमर एंजॉय थ्रू ऑनलाइन रिजर्वेशन। ऑनलाइन रिजर्वेशन से कस्टमर क्या एंजॉय करता है, मतलब उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो कंज्यूमर्स कैन कंपेयर प्राइस इजिली ऑनलाइन, सही बात है। प्राइस आर हिडन नहीं होते, प्राइस आर ऑलवेज सेम नहीं होते, प्राइस आर डिटरमाइन द एजेंट ऑलरेडी, ये सब तीनों काम नहीं है। तो कंज्यूमर जो होता है वो प्राइस की कंपैरिजन आसानी से कर सकता है। आप शॉपिंग वेबसाइट में भी अगर जा रहे हो तो वहाँ पे जितने भी, सपोज आपने शू को चेक किया तो सबके रेट्स आप कंपेयर करते हैं कंपनी वाइज, ब्रांड वाइज, तो आपको आइडिया लग जाता है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन रिजर्वेशन की जो बहुत सारी साइट्स हैं वो आपको क्या बेनिफिट्स देखती हैं, तो प्राइस कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्विच स्टेटमेंट इन जावा। स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में या जावा प्रोग्रामिंग में? ऑब्वियसली चॉइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये काम इफ से भी हो सकता है लेकिन स्विच को स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया गया है। इसका ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, है ना, वहां पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। ये बोलता है ऑप्शंस अगर आप देखो, द स्विच स्टेटमेंट कैन ओनली वर्क विथ इंटीजर्स। तो केवल इंटीजर नहीं, कैरेक्टर के साथ भी कर सकता है, तो ये गलत है। ईच केस मस्ट एंड विथ ए ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि बिल्कुल सही है। अदरवाइज एग्जीक्यूशन में फॉल थ्रू। अब आपने 5 केस बनाए हैं, केस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब केस 1 में अगर आप ब्रेक डालना भूल गए, अगर ये नहीं डाला, तो अगर ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो फिर 2 में चले जाएगा, 2 में ब्रेक मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 3 चले जाएगा, 4 चले जाएगा। जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा वो सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपकी कोई भी एक केस की मैचिंग हो जाती है तो उसके बाद आने वाले जितने भी केसेस हैं, इसलिए उसमें ब्रेक डालना जरूरी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। द डिफॉल्ट केस इज मैंडेटरी, नहीं होता है। अ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज विद द कैरेक्टर्स, ये भी यहाँ पे गलत है। आप कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर तो 100% आप यूज कर ही सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आए, 6 में से 5 सॉल्व करने, हम पूरे सॉल्व करेंगे। मीना बुकड ए ट्रेन टिकट ऑनलाइन लेट एट नाइट एंड रिसीव्ड कंफर्मेशन इमीडिएटली विदाउट विजिटिंग द स्टेशन। विच बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन डज दिस हाईलाइट। अब मीना ने जो है ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक की, ठीक है ना, और कंफर्मेशन उसको इमीडिएटली मिल गई, तो फायदा क्या हुआ, कौन सा बेनिफिट मिला? लिमिटेड एक्सेस टू सर्विस नहीं, मैनुअल बुकिंग नहीं, कन्वीनियंस एंड 24/7 अवेलेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। डिलेड कंफर्मेशन भी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो अ मेथड दैट परफॉर्म एडिशन, बिल्कुल गलत है। अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल सही है। अ मेथड यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, गलत। अ मेथड टू प्रिंट वैल्यूज, करेक्ट आंसर मिला ऑप्शन बी। देखिए कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक क्लास रेडी की सैंपल के नाम से, किसमें, आपके जावा में, ऑल राइट। अब ये जो सैंपल क्लास है इसके अंदर में आपने लिया एक वेरिएबल एस, तो आप डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0 करके इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते किसी भी क्लास में। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि इसका इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम जो क्लास का नाम है उसी नाम से एक फंक्शन बना देते हैं और उसी के अंदर जाके उस x को जिस भी वैल्यू से इनिशियलाइज करना हम कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्टर रेडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसे मैंने बोला, इसका ट्यूटोरियल अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जावा के नोट्स चाहिए या पूरे IT802 के नोट्स भी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा cbscsolution.in। क्या बताया मैंने आपको वेबसाइट, cbscsolutions.in पे जाइए, वहाँ आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वेरिएबल इन जावा। इनमें से कौन सा सही तरीका है स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? तो देखो स्ट्रिंग जब आप लेते हो उसका एस हमेशा कैपिटल होता है, तो स्मॉल वाले तो आप काट ही दो, STR भी नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जॉन ना, डबल इक्वल टू तो कंपैरिजन के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया। STR भी नहीं होता, नीचे के दो गलत, और ये ऑब्वियसली स्ट्रिंग का एस स्मॉल है तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट क्या बचा, ऑप्शन ए, कैपिटल स्ट्रिंग एस कैपिटल नेम इक्वल टू जॉन आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप
कोशिश ये करिए ऑप्शंस की जिसके चांसेस कम है उसको रिड्यूस करते चले जाइए। अगला क्वेश्चन बोलता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स ए लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टोर्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग भैया आपको लिमिटेड देता है कि ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। तो आंसर क्या मिला इसका? फॉल्स मिल गया। अगला क्वेश्चन बोलता है द एवरेज फंक्शन वर्क्स ओनली विथ। एवरेज फंक्शन केवल नंबर्स के साथ में काम करता है, टेक्स्ट के साथ, डेट्स के साथ या बुलियन। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में वर्क करता है। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटा डेटा? सो मेटा डेटा इज व्हाट? इट्स ऑल अबाउट डेटा अबाउट डेटा। नाउ डेटा दैट स्टोर इमेजेस गलत है, डेटा दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड भी गलत है, डेटा दैट इज डिलीटेड आफ्टर यूज इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब ये है जैसे आपने एक MS वर्ड में फाइल बनाई, जैसे सुपर डॉट docx, इसके अंदर आपने क्या डाला? इंफॉर्मेशन, कंटेंट डाला, तो ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन ये जो सुपर डॉट dx है, जब आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, तो प्रॉपर्टी में जब आप जाओगे तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इस डॉक से रिलेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। तो वो इस फाइल जो कि खुद एक डेटा है से रिलेटेड डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज योर मेटा डेटा। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगेन MCQ है, 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेस इन वेब एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइटिंग द प्रोग्राम कोड फॉर द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात हो रही, तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या रहता है कि आप चेक करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि भाई आपका जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो राइटिंग कोड तो डायरेक्ट होगा नहीं इसमें, तो गलत है। टेस्टिंग भी नहीं होता, तो लास्ट फेस हो गया। सी ऑप्शन में लिखा है चेकिंग टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन है। डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन ऑन सर्वर इज अगेन द रॉन्ग चॉइस। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ डेटाबेस टेबल व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स? कार्डिनैलिटी, डिग्री, डोमेन या की? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रोज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द डेटाबेस इन MySQL? किस कमांड से आपको आपके MySQL में जितने भी डेटाबेस हैं आपको पता चलते हैं? तो याद रखिए, ऑब्वियसली आपने किया भी होगा कि सबसे पहले हम अपने MySQL टेबल में डेटाबेस चेक करने के लिए लिखते हैं शो डेटाबेसेस। इस कमांड को आप याद रखना, शो डेटाबेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन जावा। तो देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जब आप कोई भी कमांड लोगे तो वो कर्सर को उसी लाइन पे रखता है जिसमें आउटपुट डिस्प्ले हुआ है, जबकि प्रिंट एलन में जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाता है। जैसे अगर आपने हेलो प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट दिस प्रिंट से, तो वो कर्सर यहाँ रहेगा। लेकिन अगर आप प्रिंट एलन करोगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। इसका मतलब 1 बाई 1, एक के ऊपर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे तो वो एक ही लाइन में डेटा डिस्प्ले करता है, जबकि प्रिंट एलन में डेटा नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होते चले जाते हैं। सो आई गेस आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, जैसे आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके नीचे लिखा आपने हेलो, इसी तरह से सेमीकोलन, अगली लाइन में फिर से आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आपने डाल दिया क्या? वर्ल्ड। ओके, अब जब आप इस दोनों को एग्जीक्यूट करोगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको हेलो, और उसी लाइन में ये क्या दिखाएगा? नेक्स्ट वाला वर्ल्ड। ओके, लेकिन अगर ये प्रिंट एलन होता है यहाँ दोनों जगह में, तो उस सिचुएशन में हेलो दिखता और कर्सर नीचे आता तो वर्ल्ड जो आता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस। ऑलराइट, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिफाइन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन और मेथड इन जावा। तो फंक्शन डिफाइन करते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप लेते हैं, जैसे कि ये वॉइड बिल्कुल सही है, मेथड का नाम नहीं होगा, फंक्शन मेथड भी नहीं होगा, डिफाइन भी होगा, सीधे सीधे पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि रिटर्न टाइप आपने वॉइड लिया, ये इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है,
फिर मेथड नेम लगाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका आपने कोड लिख दिया। तो दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है द बाइट कोड रन्स ऑन द डैश। तो देखिए जावा में जब आप कोई भी सोर्स कोड लिखते हो, मतलब जब आप कोडिंग करते हो तो वो सोर्स कोड हो गया, जब आप उसको कंपाइल करते हो तो कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। और बाइट कोड को रन करते हैं, मतलब ये .cls फाइल होती है, ये .java फाइल होती है, याद रखना। और इस बाइट कोड को हम रन करते हैं JVM के थ्रू, जो इसको .exe में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर JVM, जिसका की फुल फॉर्म है, याद रखना, जावा वर्चुअल मशीन। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो जावा वर्चुअल मशीन। तो ये तो हुए क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इन जावा। अब ये क्वेश्चन भी एक प्रकार से परमानेंट है, एक वेरिएबल का नाम आपको सही बताने के लिए बोलता ही बोलता है। तो देखो किसी भी वेरिएबल की नाम की शुरुआत अंडरस्कोर या कैरेक्टर से होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है टोटल हैश वैल्यू, तो ये भी सही है कि नाम की शुरुआत कैरेक्टर या अंडरस्कोर से करो, उसके बाद में नंबर या स्पेशल कैरेक्टर आप ले सकते हो, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3C में बोलता है कि डॉलर एक स्पेशल सिंबल को ले लिया वेरिएबल नेम की बिगनिंग में, तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग वन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। और यूजर नेम तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 10%3। इस परसेंट को हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, मॉड्यूलस या इन शॉर्ट मॉड भी बोलते हैं, जो कि आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जब आप लिखोगे 10 mod 3, तो ये होगा 3 3 जा 9, बचेगा कितना 1, आंसर इसका आएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है, राइट प्रोग्राम कोड, नहीं, सिर्फ ये नहीं होता। टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद इन ए डिफाइंड टाइम फ्रेम यूजिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। टू परचेस टूल्स भी नहीं होगा, डिप्लॉय भी नहीं होगा, सीधे सीधे ऑप्शन बी हम यहाँ पे करेक्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है इन एसक्यूएल विच क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई ए कंडीशन ऑन ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। तो एसक्यूएल में जैसे आपने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया, उसके बाद फर्दर उसमें ग्रुप्स को कंडीशन लगा के फिल्टर करना है, तो कौन से क्लॉज को आप यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैविंग क्लॉज। विच क्लॉज, हैविंग क्लॉज। अच्छा यहाँ ऑप्शंस भी हैं, वेयर, ऑर्डर बाय, हैविंग, डिस्टिंग, तो करेक्ट आंसर आपने दिया हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से अगर आपको टेबल को क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है रिमूव, ध्यान रखना, यहाँ पे रिमूव बोल दिया मतलब पूरा टेबल कंप्लीटली हमको हटाना है डेटाबेस से। अगर बोलता है डिलीट डाटा, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता। चूंकि यहाँ पे रिमूव की बात की, तो डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, ट्रंकेट नहीं होगा, आंसर क्या मिलेगा, ड्रॉप। तो जब भी आप कोई टेबल को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल, जैसे कि आपने लिखा ड्रॉप टेबल आइटम। ऑलराइट। अच्छा डाटा अगर डिलीट करना रहता तो आप क्या लिखते हैं, डिलीट, उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम आइटम। तो ये सिर्फ डेटा को डिलीट करता, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। रिमूव का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर प्लस डेटा दोनों को डिलीट कर देगा। ओके। अगला क्वेश्चन है इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डेटाबेसेस आर मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉन्ग्स। अरे भाई सॉन्ग स्टोर करने के लिए डेटाबेस नहीं बनाया गया है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कॉल रिकॉर्ड्स, बिल्स एंड सब्सक्रिप्शन प्लान्स, ये ज़्यादा बेटर है। स्टोरिंग ओनली हार्डवेयर डिवाइसेस स्पेसिफिक मीन पर्पज नहीं होता, स्टोरिंग टेम्पररी फाइल भी नहीं। तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कॉल रिकॉर्ड, बिल्स एंड सब्सक्रिप्शंस। ऑलराइट। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डेटाबेस का काम क्या है, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करना मेनली, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए, जो पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव्स था या वन लाइन के या शॉर्ट आंसर पे बेस्ड था। अभी सेक्शन बी में आते हैं सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे बोलता है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, उसमें से 3 आपको बनाना है, हम पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 4 नंबर के एमसीक्यू आए, तो 10 नंबर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो गया। पहला क्वेश्चन बोलता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन कम्युनिकेशन।
एक्टिव लिसनिंग का मतलब ध्यान से किसी की बात को सुनना। तो अगर आपका स्पीकर कुछ बात कर रहा है, तो अगर आप उसके लेक्चर को या जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आप अटेंटिवली सुनते हो, तो अटेंटिवली सुनना मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। स्पीकर को लगता है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो उसमें एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, ठीक है ना, रैपोर्ट बिल्ड होता है। थर्ड, आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर से या जानकारी आपको कोई भी जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आप बोलेंगे सर आंसर बता दो सही तरीके से, तो ये आंसर लिखने में मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने ये आंसर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि इम्पॉर्टेंस पहला ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि क्लियरली स्पीकर के मैसेज को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब जो भी लिसनर है जब वो किसी चीज़ को ध्यान से सुनेगा तो उसका रिस्पॉन्स भी सही देगा। और तीसरा आप लिख सकते हो ट्रस्ट एंड रैपो बिल्डिंग, क्योंकि स्पीकर को लगता है कि हाँ भाई ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी एक रैपो बिल्ड होती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है कि रोहित नोटिस दैट प्लास्टिक वेस्ट वाज मेजर इशू इन हिज स्कूल. He initiated a campaign encouraging students to carry reusable water bottles and lunch boxes. तो which green skill is रोहित promoting? तो देखो भाई, प्लास्टिक को अवॉइड कर रहा है और बार आपको बोल रहा है कि जैसे स्टील की बोतल यूज़ करो या कांच की बोतल यूज़ करिए, तो ऑब्वियसली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। प्लास्टिक को अवॉइड कर रहा है, तो पॉल्यूशन से भी आप अपने अर्थ को सेव कर रहे हो। तो इसको भी अगर सिस्टमेटिकली आपको समझना है तो यहाँ आंसर मैंने डाला हुआ है कि कहाँ गया ये क्वेश्चन हमारा, मैंने ये है रोहित वाला। मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन लर्न की नहीं किया तो अभी बता दूंगा कि रोहित क्या प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ भाई हमारी भी हमारे इन्वायरमेंट को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे था कि अनीता जो है, ये मैं मिस कर गया, अनीता वॉज ओवरवेल्ड विद हर वर्कलोड एंड वॉज ऑफन डिस्ट्रैक्टेड बाई हर फोन and social media. One day she decided to switch off her phone while studying and set specific goals for each study session. How does this reflect self management? अनीता है, डिस्ट्रैक्ट होती थी अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया भैया फ़ोन को स्विच ऑफ करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना गोल क्लियर कर लो क्या करना है हर एक सेशन में, स्टडी सेशन में। तो ये कैसे सेल्फ मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो पहला तो इसमें गोल सेट हो रहा है, सेट क्लियर गोल हो रहा है। दूसरा, आपका फोकस बन रहा है। तीसरा, आप बाकायदा प्लान कर रहे हो कि हर एक स्टडी सेशन के लिए, तो खैर क्लियर गोल्स में आ गया। आपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड किया, तो उनको आपने अपने से दूर रखा और आपका फोकस भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसको भी आप थोड़ा समझ लो। यहाँ पर देखो आंसर मैंने लिखा है, सेटिंग क्लियर गोल, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन और इम्प्रूव्ड फोकस। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बोला। आप इसको लर्न कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो भाई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप बचपन से ही बनाते हुए आ रहे हो, तो इसकी तो एडवांटेजेस आप बता सकते हो। जैसे कि पहला तो ये कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है आपकी स्टडी या कोई भी जो कंटेंट या इंफॉर्मेशन आप लर्न कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग वे पे शो हो सकती है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बनता है, तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, इसका जो विजुअल अपील है वो काफ़ी अच्छा होता है, अपीयरेंस काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिफरेंट तरीक़ों से आप प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे चार्ट्स के थ्रू, इमेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफ्स ले सकते हैं, टेबल्स ले सकते हैं। तो ये आपके कंटेंट को काफ़ी रिच और अट्रैक्टिव और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है। सही तरीके से समझना है, इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि पहला तो ये कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, पूरी स्लाइड्स में पॉइंट बाय पॉइंट आप सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हो, राइट डाउन करते हो, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बिकॉज इसमें जैसे मैंने आपको बताया चार्ट, इमेज, पॉइंटर्स बनाते हैं,
बेटर विजुअल अपील होती है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की। वापस आता हूँ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोलता है कि अनु ऑब्जर्व दैट पीपल इन हर टाउन हैड ए ट्रैवल फॉर टू buy organic vegetables. She partnered with local farmers and started a weekly organic vegetable delivery service. तो state the entrepreneurial functions performed by Anu in the above case. अब अनु ने देखा कि उसके गांव में जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए लोगों को काफ़ी इधर उधर जाना पड़ता है। उसने दिमाग लगाया और अपना एक एंटरप्रेन्योर शुरू किया कि उसने लोकल फार्मर से टाई अप किया और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को डिलीवरी फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या फंक्शन हो रहा है? तो पहला तो अनु ने अपॉर्चुनिटी देखी, दूसरा उसने लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसकी बेसिस पे आइडिएट किया। लोकल फार्मर्स के साथ उसने पार्टनरशिप की और डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की। तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। तो ये सारे इसके क्या हो गए? एंटरप्रेन्योरियल, एक तो ये बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि क्या क्या इसमें फंक्शंस हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आइडेंटिफाई ए मार्केट नीड, मार्केट की नीड को समझा, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया और रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया। उसने कैसे किया? लोकल फार्मर्स के साथ में टाई अप करके। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। आप स्क्रीन पॉज करके इसको देख सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावा से रिलेटेड है। आंसर एनी थ्री अगेन। पहला बोलता है गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। एन की वैल्यू 3 है, लूप चलाया, यहाँ पे बोलता है आई इक्वल टू एन, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बोला जब तक आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तब तक लूप चलेगा और हर बार इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो जब 3 है तो प्रिंट एलन करेगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9, प्लस लगा के फिर जब अगला लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 होगी तो ये होगा 2 2 जा 4, फिर रिड्यूस होके ये 1 होगा, 1 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये 4 डिस्प्ले करेगा, 4 से रिड्यूस होके जब 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आंसर आएगा 941। ध्यान रखना यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है, तो आप आंसर इसका 941 मत लिखिएगा, आप एक ही लाइन में लिखना 941। तो याद रखना प्रिंट लिखा है कि प्रिंट एलन होता तो ये वाला आंसर आप लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एक्सप्लेन कैंडिडेट की विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब जैसे देखो यहाँ पर आप ऊपर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो ये टेबल का एग्जाम्पल है, अभी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था? कैंडिडेट की के बारे में। अब इस स्टूडेंट टेबल में ये जितने भी कॉलम्स हैं या जितनी भी फील्ड्स हैं ऑल आर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट किसके लिए? प्राइमरी के लिए। और इन कैंडिडेट्स में से कोई एक कैंडिडेट की होगी या कोई एक फील्ड होगी जो कि प्राइमरी की बनेगी, है ना। तो कैंडिडेट की का मतलब विच आर कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की। तो सभी फील्ड्स हो सकती हैं या सेट ऑफ फील्ड्स हो सकती हैं। तो आप कैंडिडेट की को कैसे डिफाइन करोगे? तो अगेन जैसे यहाँ नीचे आप आओ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट की इज ए कॉलम और फील्ड और ए सेट ऑफ कॉलम या फील्ड्स इन ए टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स। तो जब वो प्राइमरी की बन जाती है तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है जिनमें से कोई एक जो होता है वो प्राइमरी की बनता है। तो जब प्राइमरी की बन जाती है तो बाकी सब जो हो जाते हैं वो अल्टरनेट की में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो क्वेश्चन था, वापस आते हैं हमारे इस क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। एक्सप्लेन प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डीबीएमएस। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब क्या है? आपने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे जैसे मान लो ये एक फॉर्म बनाया, इस प्रोग्राम से या फॉर्म से जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो बैकएंड में जाके डेटा स्टोर होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम का मतलब हुआ फ्रंट एंड और डेटाबेस का मतलब हुआ बैकएंड। तो प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये कि अब इस डेटाबेस मतलब बैकएंड में ये जो डीबीएमएस है, इसमें अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो उसके वजह से आपके इस प्रोग्राम को चेंज करना पड़े, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती। आप डीबीएमएस में चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ये कैसे होता है दोनों का कनेक्टिविटी, तो बीच में एक प्रोग्राम लॉजिक लगा देते हैं जिससे कि इसमें कोई DBMS में चेंज करोगे तो उसकी वजह से इस एप्लीकेशन के प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। अब थियोरेटिकली आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ देखो, डेटा जो इंडिपेंडेंस है, इट मीन्स एबिलिटी टू मॉडिफाई डेटा स्ट्रक्चर या डेटा विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नाउ इट इज अचीव्ड बाय कीपिंग द DBMS डेटा एंड एप्लीकेशन लॉजिक या प्रोग्राम लॉजिक सेपरेट, राइट। तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन बोलता है लिस्ट एनी 4 एंटिटीज इन्वॉल्व इन ए क्रिएटिंग शॉपिंग वेबसाइट। तो शॉपिंग वेबसाइट में क्या करते हो आप, तो भाई इसमें भी तो आप सारी प्रैक्टिस करके बैठे कि भाई 4, जैसे कि भाई शॉपिंग वेबसाइट है तो कस्टमर का डिटेल, प्रोडक्ट का डिटेल बनाओगे, शॉपिंग कार्ट बनाओगे जिसमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो पेमेंट होगी, और पेमेंट होगी तो डिलीवरी भी होगी। तो ये 6 मैंने पूरे इसमें लिख दिए, 4 इसमें से आपको उठाने रहेंगे कि जब आप कोई भी 4 ऑब्जेक्ट बताइए या 4 चीज़ें बताइए जो कि आप शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करते समय या उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो देखिए कमेंट जो होता है, कमेंट का मतलब आपने कोडिंग बनाई, तो आप जब कोडिंग करते हो, जैसे मान लो ये नीचे एक पूरा कोड दिया हुआ है, अब इस कोड को देख के जो कोई बाहरी प्रोग्रामर आता है उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया स्लैश, मैंने बोला कि दिस कैलकुलेट एरिया जो है, ये जो नीचे फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस कैलकुलेट एरिया इज अ फंक्शन डिफाइंड, जैसे मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, डिफाइंड टू कैलकुलेट एरिया। तो इस तरह से आप क्या कर दिए, अपने प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन कर दिए। तो कोई भी बंदा जब इस कमेंट को देखेगा तो समझ जाएगा कि इस फंक्शन को क्यों बनाया गया है। तो जब आप कोई बहुत लार्ज प्रोग्राम बनाते हैं तो उस लार्ज प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है कौन, आपका कमेंट। और जो कमेंट होता है, इसको जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। वो सिर्फ प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन के लिए और प्रोग्राम के पर्पस या उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। कोई भी प्रोग्राम आएगा तो प्रोग्रामर देख के समझ में आ जाएगा कि इस कमेंट की वजह से, मतलब आने वाला कोड या जो नीचे कोड लिखा हुआ है उसका पर्पस क्या है, फायदा क्या है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स written in Java program to explain the code and make it easy to understand. During execution, they are ignored by the compiler and do not affect the program's output. और जो कमेंट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है और मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर देखेगा अगर किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है तो एरर कहाँ आया, तो जब प्रोग्राम के कोड को चेक करता है, कमेंट को रीड करता है, तो उससे उसको काफ़ी आसानी हो जाती है एरर्स को डिबग करने में। ऑल राइट, सो ये हुई बात हमारे कमेंट्स की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें 3 में से 2 बनाने हैं, हम तीनों देखते हैं। यहाँ पर देखो, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूँ सो दैट हमको थोड़ा ये आसान हो जाएगा समझना। ओके, सो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको ये जावा प्रोग्राम दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, क्लास रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन को मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन की बेसिस पे नीचे 3 क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व। पहला बोलता है व्हाट डज द मेथड कैलकुलेट एरिया डू इन दिस प्रोग्राम। तो देखिए कैलकुलेट एरिया क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और क्या कैलकुलेट कर रहा है, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो वी कैन सिंपली राइट दैट कैलकुलेट एरिया इज returning area of rectangle by multiplying length and width given. all right, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। तो आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको एज इट इज छाप देनी है, रेक्टेंगल R1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कोलन। दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड।
और लास्ट बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। तो हमने लेंथ डाली 5, विड्थ डाला 10, तो ये हो गया 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो आंसर आपको क्या देगा, ये 50। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट्स हाउ शुड दे बी डिस्प्लेड टू द कस्टमर। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मान लो कोई वेबसाइट है बनाए तो उसमें कैटेगरी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि सबसे पहले उसको कैटेगराइज करोगे प्राइस वाइज, प्राइस लोअर से हायर। फिर दूसरा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में रिव्यूज क्या हुए हैं, उसकी बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज करेंगे। तीसरा जो है, जो परचेज हिस्ट्री है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। परचेज हिस्ट्री का मतलब उसकी पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसका सिस्टमेटिक आंसर अगर आप देखो, सो वी कैन सी दैट और वी कैन से कि प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी, प्राइस एंड रेटिंग्स और रिव्यूज। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी, आप इसको देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस। तो एडवांटेज क्या है, पहला तो है डेटा की रिडंडेंसी, मतलब जो बार बार डेटा रिपीट होते हैं वो डीबीएमएस में नहीं होता है। दूसरा है डेटा कंसिस्टेंसी, केवल एक ही कॉपी जो है डेटाबेस के जो डेटा है उसकी मेंटेन होती है, तो डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। रिपीटेशन के चांसेस तो ऑब्वियसली हमने कम कर ही लिए। देन सिक्योरिटी जो है डेटा की वो इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा ये, चौथा आप बोल सकते हो यूज़र फ्रेंडली भी है, मतलब वेरी इजी टू यूज़, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो इसका आंसर मैंने डाला है, एडवांटेज डीबीएमएस का है डेटा रिडंडेंसी सॉरी, जहाँ पे कि डीबीएमएस जो है डेटा को स्टोर करता है सेंट्रल लोकेशन में, तो रिपीटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिंगल कॉपी ऑफ डेटा इज यूज्ड बाय ऑल यूजर्स, सो चांसेस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी आर रिड्यूस्ड। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा को हर कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसमें डिफरेंट लेवल पे सिक्योरिटी चेक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। द फोर्थ इज सेइंग यूजर फ्रेंडली, इट मीन्स दैट DBMS makes it easy to access, update and delete data without much technical expertise. तो ये हुए इसके डिफरेंट एडवांटेजेस जो अभी हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ आवर सैंपल पेपर। राइट ए जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग str जावा प्रोग्रामिंग, तो सबको कैपिटल लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यू कैन सिंपली राइट str डॉट टू लोअर केस, टी ओ का टी कैप स्मॉल रहेगा, लोअर और सी में लोअर केस में एल और सी कैपिटल होगा। तो str डॉट टू लोअर केस करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको किसी और स्ट्रिंग में आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये फंक्शन याद रखो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो इसके लिए str डॉट लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल होगा। अपेंड द वर्ड रॉक्स, तो आप सीधे सीधे कर सकते हो str प्लस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिप्लेस द वर्ड जावा विद पाइथन, तो आप कर दोगे str डॉट रिप्लेस सीधे सीधे, और इसके अंदर लगाओगे पहले आपको जावा को करना है किससे, पाइथन से, ये इन्वर्टेड कॉमा में आप डाल देना। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अच्छे से समझना है, देखना है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ नहीं लिखा है, बट जब आप इस शीट को फॉलो करेंगे साइड से लेके तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जो आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 मेन फेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो 4 जो मेन फेसेस हैं, पहला है रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हैं, दूसरा है डिज़ाइन फेज, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन और चौथा टेस्टिंग। रिक्वायरमेंट का मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की स्कोप क्या है। दूसरा है डिज़ाइन फेज, जहाँ पे कि आप प्लानिंग करते हो कि कैसे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन द फेज, जहाँ पर कि आप पूरी कोडिंग करके उसका फ्रंट एंड डेवलप करते हैं और बैक एंड में डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। और लास्ट होता है टेस्टिंग फेज, जहाँ पे कि सैम्पल डेटा को यूज़ करके आप उस जो एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई एरर तो
नहीं आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट आंसर्स. यू कैन सी हियर 4 मेन फेसेस ऑफ द डेवलपमेंट. ऑल राइट, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं. यहाँ पे बोलता है व्हाट आर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स इन जावा, व्हाट आर द 2 वेज बाई विच दीज थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड. मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है मल्टीटास्किंग, राइट. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. तो इसको भी समझना है तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है. अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम इज वन दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क टुगेदर सो दैट देर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ यूज हो सकते हैं या आई मीन रन किए जा सकते हैं. तो वो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का मतलब वो मेमोरी भी हो सकती है या आपका सीपीयू भी हो सकता है. ऑलराइट, तो उनको वो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करता है. मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स में 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स या पार्ट्स जो होते हैं जिनको कि हम थ्रेड बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ. ऑलराइट, थ्रेड को 2 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो. बाई एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, याद रखना थ्रेड का टी कैपिटल लिखना है आपको, या बाई इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस जिसमें रनेबल का आर आप क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे. तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन बोलता है एरे को डिफाइन करो और उसके बाद बोलता है कि राइट प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रिंग एरे नेम्स कॉन्टेनिंग 5 नेम्स, डिस्प्ले ईच नेम यूजिंग व्हाइल लूप. What happen if a program tries to access an array element using an index that is outside of the valid range. तो सबसे पहले array क्या है, तो array is group of element of the same name, size and data type. Alright, same name, size and data type का मतलब ये है कि जैसे आप लिखते हो int x, तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल को स्टोर करेगा, इंटीजर को. लेकिन अगर आप लिखते हो int x और सपोज इक्वल टू कर दिया आपने न्यू, है ना, इंट लगा के ब्रैकेट में 5, तो ये 5 मतलब 5 डिफरेंट इंटीजर्स को एक साथ करेगा. डेटा टाइप सेम हो गया, नाम भी सेम हो गया और ऑब्वियसली उसका साइज भी सेम ही होगा. अच्छा, दूसरा बोलता है स्ट्रिंग एरे बनाने के लिए कोड लिखो. तो आप सीधे सीधे स्ट्रिंग का एस लिखो. यहाँ पे लिखा ये ब्रैकेट डाला, एरे बना रहे हैं तो एस या नेम्स लिखने बोला है, तो आप नेम्स लिखो, इक्वल टू कर दो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 ऐसे कैरेक्टर्स आप डाल दीजिए, आई मीन स्ट्रिंग डाल दीजिए, तो ये आपका रेडी हो जाएगा. ईच नेम यूजिंग वाइल लूप, तो वाइल लूप लगाना है तो इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ. तो उसके लिए क्या है, आपको एक काउंटर लेना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0, फिर आप लगाओगे वाइल, वाइल में लिखोगे वाइल आई इज, क्या बोल रहा है 5 टाइम्स है तो आई इज लेस देन 5, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिंट एलन, यहाँ पर आप कर दोगे किसको प्रिंट, स्ट्रिंग का जो भी नाम है, ब्रैकेट में आई लगा के क्लोज कर देंगे तो ये हमारा लूप हो जाएगा. आपको मैं यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है, आप उसे देख के समझ सकते हैं. तो सबसे पहले तो एरे को बोला है, डिफाइन किया इसने कि एरे इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम साइज डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस दिस मेमोरी. ऑलराइट, अच्छा, प्रोग्राम लिखने बोला था स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, तो जो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन क्लोज नेम्स और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में श्याम, जीवन, पवन, जगत एंड सुमन. इसी तरह से वाइल लूप बोला तो जैसे देखो सबसे पहले आई को 0 लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक जनरल मैसेज प्रिंट किया कि जो नाम आपने स्ट्रिंग एरे में स्टोर किए हैं वो ये हैं. उसके बाद आपने बोला वाइल आई इज लेस देन 5 कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एलन नेम्स आई प्लस प्लस सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपन इफ ए प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ वैलिड रेंज. सो अगर आप जैसे मान लो कि कोई आपने एक स्ट्रिंग बनाई, है ना, एस है, उसकी मैक्सिमम साइज है 5, अगर आप ट्राई करोगे प्रिंट करने 6 को तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन या एरर जनरेट होगा ड्यूरिंग रन टाइम, जिसको बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड रेंज. ठीक है, तो ये आपको आंसर इसमें लिखना पड़ेगा. तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स दैट इज आउटसाइड द वैलिड रेंज, रन टाइम एरर अकर्स इन जावा, दिस एरर इज कॉल्ड एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन. याद रखेंगे. अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में.
बोलता है यहाँ पे दो टेबल हैं, एक मूवी और एक एक्टर टेबल। सो बेस्ड ऑन दिस आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। सबसे पहले फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स इन ईच मूवी। तो ईच मूवी मतलब ये मूवी आईडी, टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स तो ए आई आप ले सकते हो। तो आप लिखोगे सेलेक्ट ईच मूवी मतलब एम आई डी, और हमको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स, तो हम करेंगे काउंट। यहाँ पे हम डाल देंगे एक्टर आईडी, हम बोलेंगे टेबल का नाम है एक्टर, उसके बाद फ्रॉम के बाद में हम लगा देंगे ग्रुप बाई किसकी बेसिस पे, एम आई डी की बेसिस पे। दिस इज द आंसर नंबर 1। सेकेंड बोलता है ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन मूवी। तो आपका ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज रहेगा। आप लोगे इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है ना, इनटू, टेबल का नाम क्या है मूवी, आप मूवी लोगे, आप लिखोगे वैल्यूज, ब्रैकेट लगाओगे, जो भी स्ट्रिंग है उसको लिखोगे M04, जो नंबर्स हैं 3 EDS तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये पूरा डाटा लेके अगला क्वेश्चन है डिस्प्ले एम नेम, मूवी नेम, एक्टर नेम एंड जेनर ऑफ ऑल एक्टर्स। तो बोलता है मूवी का नाम कहाँ से मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पर है मूवी टेबल में। उसके बाद एक्टर का नाम कहाँ मिलेगा आपको, तो ये हमको मिलेगा इस टेबल से। और जेनर ऑफ ऑल कैरेक्टर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मतलब दोनों टेबल से डाटा करना है। तो आप सीधे लिखोगे सेलेक्ट, आपने बोला एम नेम, उसके बाद बोला एक्टर नेम, ठीक है, एक्टर नेम के बाद कॉमा लगा के आपने बोला जेनर, आपने जेनर दिया। दोनों टेबल का नाम लिखोगे फ्रॉम मूवी कॉमा एक्टर, ठीक है। उसके बाद में बोलोगे वेयर, आपको ये ज्वाइन बताना पड़ेगा, तो आप सीधे लिख सकते हो मूवी, ठीक है, डॉट एम आई डी इक्वल टू, आप लिखोगे जो दूसरा टेबल है एक्टर डॉट एम आई डी। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, शो डिटेल्स ऑफ मूवी हुज बजट इज मोर देन 22 lakhs। तो डिटेल्स ऑफ मूवी, तो डिटेल्स ऑफ मूवी जिसका की बजट बोल रहा है, तो डिटेल ऑफ मूवी का मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर बजट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 lakhs। इन सभी को मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिकली, आप देखो, हालांकि यहाँ तो नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप लिखोगे सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ मूवीज हुज बजट, तो डिटेल्स ऑफ मूवी मतलब ऑल, टेबल का नाम है फ्रॉम मूवीज, एंड कंडीशन में आ जाएगा वेयर, आप बोलोगे बजट, तो बजट का आप कॉलम हेडिंग क्या दिए हो यहाँ पे, BUDGET ही दिए हो, तो आप लिखोगे BUDGET ग्रेटर देन इक्वल टू 2 lakhs। ऑल राइट, ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर डी। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये सैंपल पेपर along with द आंसर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एंड नाउ आई होप दैट कि अगर आपने ये पूरा सैंपल पेपर अभी देखा है या आप इसे समझे होंगे, तो आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कमिंग CBSE बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम में। और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी अगर आपने ये सैंपल पेपर पूरा देखा होगा, तो जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर। जल्दी मिलेंगे आने वाले सेशंस में, IT से रिलेटेड फर्दर वीडियो सेशंस लेके मैं प्रेजेंट होऊंगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर दें, वहाँ पर आपको इस IT से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।